नमस्कार दोस्तों, आज हम 150 साल के उस विशाल और थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट इतिहास को एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी में बदलने वाले हैं जो चार ऐसे दूरदर्शी नेताओं की है जिन्होंने ना सिर्फ एक एम्पायर खड़ा किया बल्कि सच कहूं तो एक पूरे देश का निर्माण किया। बिना किसी देरी के सीधे इस अमेजिंग जर्नी में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस जो लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था, वो एक ऐसे एम्पायर में कैसे बदल गया जिसने नेशन बिल्डिंग में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। ये सफर सच में बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि एक अकेले परिवार का बिजनेस एग्जैक्टली उन्हीं माइलस्टोन्स के साथ आगे बढ़ा जो हमारे देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक पड़ाव रहे हैं। जरा इस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। 1858 में एक सिंपल कॉटन ट्रेडिंग से शुरू होकर 2008 आते आते एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का सफर, एक सदी से भी ज्यादा का ये अनोखा विकास सच में हैरान अंगेज है। तो चलिए थोड़ा पीछे घूमते हैं और सीधे 1850s के दशक में चलते हैं, ये देखने के लिए कि ये सब आखिर कहां से और कैसे शुरू हुआ। हमारी कहानी का पहला हिस्सा संस्थापक के उस ग्रैंड विजन से शुरू होता है, जमशेदजी टाटा के वो बड़े सपने जिन्होंने इस पूरे एम्पायर की नींव रखी। कहानी की शुरुआत होती है जमशेदजी टाटा से। 1839 में उनका जन्म हुआ और 1858 में अपने पिता के कॉटन बिजनेस से जुड़ने के बाद उन्होंने 1877 में नागपुर में अपनी खुद की एम्प्रेस मिल शुरू की। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लगभग 20% वर्कर्स हर दिन आते ही नहीं थे। अब इस मैसिव एब्सेंटिज्म को सॉल्व करने के लिए जमशेद जी ने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम उठाए जो उस वक्त पूरी दुनिया में किसी ने सोचे भी नहीं थे। उन्होंने प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली डे इवेंट्स और स्पोर्ट्स डे रिवॉर्ड जैसी चीजें शुरू की, बस इसलिए ताकि एम्प्लॉइज को वैल्यूएबल फील हो, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जमशेद जी का नजरिया सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं था। उनका एक बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच था सिटी डेवलपमेंट को लेकर। इसी सोच का नतीजा था 1903 में बॉम्बे के अंदर ताजमहल होटल का खुलना। और आप जानते हैं, ये उस शहर की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें बिजली की रोशनी थी। उनका विजन इतना क्लियर और ग्रैंड था। उन्होंने कहा था कि मेहमानों को लगना चाहिए कि वो लिटरली पानी पर तैर रहे हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जहां इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाया गया। दोराबजी टाटा का योगदान। 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद सेकेंड जनरेशन यानी उनके बेटे दोराबजी टाटा ने कमान संभाली। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने पिता के उन ग्रैंड पर अधूरे सपनों को हकीकत में बदलना। और उन्होंने ये कितने ब्रिलियंटली किया। मैसूर के महाराजा की मदद से 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना की, फिर 1911 में टाटा पावर लॉन्च किया और 1912 में भारत का पहला स्टील बनाकर टाटा स्टील को एक रियलिटी बना दिया। एक सोची हुई ब्लूप्रिंट को इफेक्टिवली जमीन पर उतार दिया। यहां पर एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो डायरेक्ट नेशन बिल्डिंग से जुड़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जब टैंक्स और रेलवेज के लिए स्टील की अचानक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तब टाटा स्टील ने आगे आकर इस वाइटल डिमांड को पूरा किया। यह कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि उस वक्त के वाइसरॉय ने फाउंडर के सम्मान में उस स्टील टाउन का नाम ही जमशेदपुर रख दिया और वहां के रेलवे स्टेशन को टाटा नगर का नाम मिला। यह एक सच में प्राउड मोमेंट था। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हम एविएशन और डाइवर्सिफिकेशन की युग में प्रवेश करते हैं। कहानी 1938 में आकर एक अलग ही रफ्तार पकड़ती है, जब एक पैशनेट एविएशन एंथुजियास्ट और इंडिया के पहले कॉमर्शियल पायलट जेआरडी टाटा चेयरमैन बने, तो उन्होंने ग्रुप को बहुत एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई किया। उनका सबसे बड़ा पैशन था एयर इंडिया। 1953 से पहले की एयर इंडिया किसी सुनहरे ख्वाब जैसी थी। वर्ल्ड क्लास सर्विस, एक्सट्रीम पंक्चुअलिटी और वो आइकॉनिक महाराजा मैस्कॉट। जेआरडी ने इस एयरलाइन को लिटरली अपने बच्चे की तरह बड़ा किया था। लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाते हुए इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। सेफ्टी और सर्विस में एक बहुत ही ट्रैजिक डिक्लाइन आया और उसने अपनी विश्वस्तरीय चमक खो दी। लेकिन जेआरडी की बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक और किस्सा सुनिए। इसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट आयरनी छिपी है। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में कोई बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, पर साथ ही वो ये भी जानते थे कि लोग उस वक्त विदेशी प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा बेहतर मानते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टोटली इंडियन ब्रांड के लिए जानबूझकर एक फ्रेंच नाम चुना, लाक्मे, जो असल में हिंदी शब्द लक्ष्मी का ही एक वर्जन है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था अपने प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल फील देने का। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 84। ये मैसिव नंबर बताता है कि 1991 तक जेआरडी ने ग्रुप को कितनी कंपनियों तक फैला दिया था। और ये सब एक्सपेंशन ऐसे ही नहीं हुआ। 1960 के दशक में जब देश युद्ध का सामना कर रहा था,
तब उन्होंने इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में भी पूरी मदद की थी। बिजनेस के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी बराबर का योगदान। और फिर शुरू होता है चौथा चैप्टर, जिसे हम कह सकते हैं द ग्लोबल मॉडर्नाइजेशन, रतन टाटा का एरा। 1991 में जब सर रतन टाटा ने कमान संभाली तो बाहर से एम्पायर स्ट्रांग लग रहा था, पर अंदर ही अंदर वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इनोवेशन में थोड़ा पीछे छूट रहा था। रतन टाटा का विजन था एक ऐसी कार बनाना जो 100% इंडियन डिजाइन्ड हो, पर नया प्लांट लगाने का खर्चा आ रहा था करीब $2 बिलियन। इस खर्च को बचाने के लिए उन्होंने एक बेहद ऑडेशियस और माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया। ऑस्ट्रेलिया में एक पुराना निसान प्लांट खरीदा, उसको वहां से डिसमेंटल किया, शिप्स के जरिए इंडिया लाए और पुणे में किसी जायंट पजल की तरह वापस रीबिल्ड कर दिया। और इस तरह 1998 में लॉन्च हुई टाटा इंडिका। उनका एक और बड़ा सपना था। जब उन्होंने देखा कि इंडियन मिडिल क्लास परिवार एक अकेले स्कूटर पर कितनी असुरक्षित तरीके से ट्रैवल करते हैं, तो वो उन्हें सेफ कार्स में शिफ्ट करना चाहते थे। इसी जज्बे से उन्होंने 2009 में अपना वादा पूरा करते हुए सिर्फ 1 लाख रुपए की इस अस्टॉनिशिंगली लो प्राइस पॉइंट पर टाटा नैनो को मार्केट में उतारा। पर अनफॉर्चुनेटली ये कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक काफी टफ लेसन बन गया। देखिए, इंडिया में कार सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं होती, एक स्टेटस सिंबल होती है। इसलिए दुनिया की सबसे सस्ती कार होने का टैग असल में एक सिवियर ब्रांड डिसएडवांटेज बन गया। ओनर्स को लगने लगा कि लोग क्या कहेंगे, और इस एम्बैरेसमेंट के चलते नैनो वो सक्सेस नहीं बन पाई जिसकी शुरुआत में उम्मीद थी। लेकिन सेटबैक्स तो हर बिजनेस में आते हैं, और रतन टाटा रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसके बाद कंपनी को ग्लोबली पुश करना शुरू किया। टाटा मोटर्स के जरिए जैगुआर लैंड रोवर जैसी लग्जरी ब्रांड को एक्वायर किया और टाटा कंज्यूमर के अंदर टेटली और 8 o'clock कॉफी को खरीदा। इन मॉन्यूमेंटल एक्विजिशंस का ही नतीजा है कि आज इस मॉडर्न एम्पायर का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। ये एक रियल गेम चेंजर था। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसी सोच जिसने प्रगति को परिभाषित किया। अगर हम इन चारों जनरेशन्स को ध्यान से देखें तो 150 साल के इस अनइंटरप्टेड मोमेंटम के पीछे एक यूनिक कॉर्पोरेट फिलॉसफी दिखाई देती है। सर रतन टाटा का ये कोट इस एम्पायर की कोर आइडेंटिटी को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। अगर तेजी से चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। लगातार स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाना और अपने देश और इन्वेस्टर्स को अपने साथ आगे बढ़ाना, इसी फिलॉसफी ने इस बिजनेस को इमेंस रिस्पेक्ट और एक ऐसी लेगेसी दी है जो सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसके साथ ही ये जर्नी मॉडर्न हिस्ट्री के सभी ऑब्जर्वर्स के लिए एक बेहद फैसिनेटिंग सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की आधुनिक टेक जाइंट्स और कंग्लोमरेट्स आने वाली सदी में नेशन बिल्डिंग की ऐसी ही कोई शानदार लेगेसी छोड़ पाएंगी? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस अमेजिंग एम्पायर के पीछे की ये कहानी सुनकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।